हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिरसा ऑनलाइन क्लासेस में। ये वीडियो है हमारी पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन। एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 11th क्लास। तो फर्स्ट चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस यानी कि 7 क्वेश्चंस पार्ट 1 में कवर किए थे। तो ये हमारे पास बाकी के क्वेश्चंस है बेटा, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके उस पार्ट को फॉलो कर सकते हो। तो जैसा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस के टाइप्स आपको समझ में आ जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पहले चैप्टर में से। तो जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर के अंदर देखने को मिलता है, और वैसे ही एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे ट्राई नहीं करते हैं एनसीईआरटी को, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को करके हम हमारे मार्क्स जो हैं वो और भी ज्यादा अच्छे बना सकते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो बेटा जो गैस हम वेल्डिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, हमारे पास एक वैसी एक गैस है, और उस गैस के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर हम उस गैस के सैंपल को थोड़ा सा बर्न करते हैं बेटा, जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो गैस हमें बना के देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस से बनता है 3.38 ग्राम। जो थोड़ा सा सैंपल हमने लिया, पता नहीं कितना वेट है बेटा, एक्स मान लो, तो हमने गैस के एक्स ग्राम लिए, एक्स ग्राम गैस को हमने जला दिया, तो हमारे पास 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, और 0.69 ग्राम बेटा हमारे पास वाटर बना, और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना है। अगर मैं इसी वेल्डिंग गैस की 10 लीटर वॉल्यूम लेता हूं, तो उस 10 लीटर गैस का वेट है बेटा सिर्फ और सिर्फ 11.6 ग्राम। अगर मैं 10 लीटर लेता हूं तो मुझे कैलकुलेट करना है उस गैस का इंपिरिकल फॉर्मूला, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास, और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ के हमें लग रहा है कि सिर्फ एक ही कंसेप्ट कवर हो रहा है, इंपिरिकल फॉर्मूला का, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इंपिरिकल फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना ही करना है, हमें यहाँ पे साथ में यूनिटरी मेथड भी पढ़ना है, हमें मास परसेंटेज भी पढ़नी है, हमें मोल कंसेप्ट भी पढ़ना है। ये सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कवर होंगे। चार चार कंसेप्ट कवर होंगे जब एक ही क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन अपने आप ही बेटा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। अब देखो, गैस की कितनी अमाउंट है वो मुझे पता नहीं थी, एक्स अमाउंट बेटा थी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं उसे एक्स मान रहा हूं। लेकिन मुझे यह बता दिया गया कि उस गैस को बर्न करके जला के हमने इतनी CO2 और इतना वाटर जो है वो बना लिया है। अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा 12 ग्राम कार्बन के लिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, टोटल आ जाएगा 44 ग्राम। और साथ में हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वाटर का 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, टोटल आ जाएगा बेटा 18 ग्राम। तो आप देख सकते हो, अगर मेरे पास 44 ग्राम CO2 है, उसमें कार्बन है बेटा 12 ग्राम। अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है, तो उसमें 2 ग्राम बेटा हाइड्रोजन है। तो यहीं से मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करूंगा और कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट निकालने का ट्राई करूंगा बेटा। देखो, अगर मेरे पास 44 ग्राम CO2 होती, तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता बेटा। बिल्कुल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर हमारे पास 1 ग्राम CO2 होती सिर्फ, तो मैं यहाँ पे 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन उससे ऑब्टेन कर पाता। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास कार्बन आ जाएगा बेटा 12/44 इंटू 3.38। ये डेसिमल हटेगा, 100 आ जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा बेटा 6 और 22,
दोबारा 2 के टेबल पे जाएगा 3 और 11, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 338 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100। अब इसको 11 के टेबल पे कट कर देते हैं। देखो 11 3 सा 33, उसके बाद है हमारे पास 8, हमें 0 लगाना पड़ेगा, 80 हो जाएगा बेटा। 11 7 सा 77, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 30.7 जो कि आएगा 92.1 डिवाइड बाय 100। तो मेरे पास कार्बन की अमाउंट आ जाएगी बेटा 0.921 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर मैं 3.38 ग्राम CO2 लूंगा जो क्वेश्चन में मेंशन है, इतने अमाउंट ऑफ CO2 में बेटा 0.921 ग्राम कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने कार्बन की अमाउंट निकाली है वैसे ही मैं हाइड्रोजन की अमाउंट भी निकाल लेता हूं। तो अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर होगा तो 18 ग्राम वाटर में बेटा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो मेरे पास आ जाएगा 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, सॉरी वाटर की जो अमाउंट है वो हमें 0.690 ग्राम दी हुई है। तो अगर हमारे पास इतना वाटर होगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा 2/18 इंटू 0.690। डेसिमल हटाऊंगा नीचे आएगा 1000, 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 69/9 इंटू 100 आ जाएगा बेटा। इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूं, देखो कैंसिल करूंगा, 9 7 जा 63, 6 0 बचेगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 और 0 बचेगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 6 जा 54, फिर 6 और 0 बचेगा, 9 6 जा 50 और ये चलता रहेगा बार बार। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 7.66/100। सॉल्व करूंगा तो 0.0766 ग्राम बेटा हाइड्रोजन का आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन का वेट आ चुका है बेटा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो हमारे पास आ गया है वेट ऑफ कार्बन। वेट ऑफ कार्बन हमारे पास आया था 0.921 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट हमारे पास आया है 0.0766 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वेट आ जाएगा बेटा 0.921 प्लस में 0.0766, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9976 ग्राम टोटल वेट आ गया। अब टोटल वेट आने के बाद मैं दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा। तो मेरे पास आएगा यहां पे मास परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का मास परसेंट कितना आएगा, देखो कार्बन का गिवन वेट है 0.921, टोटल वेट है 0.9976 मैंने निकाला था। परसेंट निकालने के लिए बेटा 100%, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 92.33%। प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है आपसे कैलकुलेशन आप बाय हैंड कीजिए, क्योंकि पेपर में कोई कैलकुलेटर नहीं है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आएंगे, तो कैलकुलेशन आपने बहुत ही ध्यान से करनी है और बाय हैंड करनी है बेटा, मोबाइल के साथ या कैलकुलेटर के साथ नहीं करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज आ गई है 92.33। सिमिलरली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे मास परसेंट हाइड्रोजन का बेटा। हाइड्रोजन की गिवन अमाउंट है 0.0766, टोटल वेट है 0.9976, इनटू आ जाएगा बेटा 100%। तो हम जब 0.0766 को डिवाइड करेंगे बेटा 0.9976 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0767 इंटू 100%, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 7.67%। वैसे हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपके पास टोटल यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिला के 100% है। कार्बन की परसेंटेज तो आप ऊपर निकाल ही चुके थे, तो अगर आप 100 में से कार्बन की परसेंटेज माइनस कर देंगे
तो भी आपके पास सेम आंसर ही आएगा बेटा 7.67%। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास कार्बन की भी परसेंटेज आ गई है बेटा, हाइड्रोजन की भी परसेंटेज आ गई है। तो अब आप इन दोनों परसेंटेजेस को यूज करके हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे एलिमेंट के सिंबल, फिर आएगी उनकी परसेंटेज, फिर आएगी बेटा अमाउंट ग्राम में, फिर आएगा उनका एटॉमिक वेट, फिर हम यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोलर रेशो, और मोलर रेशो कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे बेटा होल रेशो। तो यहां पे देखो हमें एलिमेंट दिए गए हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास आई है बेटा 92.33%। हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 7.67%। परसेंटेज डायरेक्ट अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, 100 ग्राम एज्यूम करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 92.33 ग्राम, 7.67 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं कर दूंगा यहां पे गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। दोनों को डिवाइड करूंगा तो आएगा 7.69 बेटा। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन का गिवन वेट है 7.67, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, तो यहाँ पे 7.67 ही हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। अब देखो दोनों में से जो छोटा नंबर है वो ये वाला है, तो मोलर रेशो निकालने के लिए 7.69 बाय 7.67, 7.69 बाय 7.67, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा बेटा, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब होल रेशो जो है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोलर रेशो ही हमारी होल रेशो है, ये डेसिमल्स में नहीं आ रही है। तो आप देखो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो हमारे पास हमारी गैस का इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है तो C1H1 या सिंपली CH आप लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया बेटा हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इंपीरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट था हमारा कैलकुलेट करना था हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो आपको मैं क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था कि हमारे पास गैस की 10 लीटर वॉल्यूम है और उस 10 लीटर वॉल्यूम का वेट आ रहा था बेटा 11.6 ग्राम। तो इस कंसेप्ट को हमने अब यूज करना है। इस कंसेप्ट को यूज करके हम हमारी गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ये मोल कंसेप्ट है। देखो बेटा हमें गैस की अमाउंट दी हुई है लीटर्स में और ग्राम में, यानी कि थर्ड डेफिनेशन लगाएंगे फर्स्ट डेफिनेशन लगाएंगे, दोनों डेफिनेशंस अप्लाई करके हम हमारी गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 1 मोल के अंदर आती है बेटा 22.4 लीटर्स। बिल्कुल यही बात होती है। तो अगर मैं 1 मोल का वेट निकाल लूंगा तो 1 मोल का वेट जो होगा वो गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, 10 लीटर ऑफ गैस अगर हम लेते हैं तो उसका हमारे पास अमाउंट आ रहा है बेटा 11.6 ग्राम। अगर मैं 1 लीटर ऑफ गैस लेता तो 11.6 बाय में 10, मेरे पास है बेटा 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो यहां पे आ जाएगा 11.6 बाय में 10 इंटू 22.4। नीचे 10 है बेटा तो मैं ज्यादा पंगे नहीं लूंगा, 11.6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, तो मेरे पास आ जाएगा 259.84। 10 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा बेटा 25.98 ग्राम, जो कि अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 26 ग्राम के इक्वल। अब ये मेरे पास मेरा वेट आया है 1 मोल का। जो 1 मोल का वेट होता है बेटा वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा गैस का
26 ग्राम। सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया बेटा, 26 ग्राम जो है वो गैस का मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल जाएगा। अब इसको करने के बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया था हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस। अब देखो गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए कंसेप्ट अप्लाई होगा n मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। n यहां पे क्या होता है बेटा, n फैक्टर हमने कैलकुलेट करने हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास करके। मॉलिक्यूलर मास हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया 26। इंपीरिकल मास हम कैलकुलेट करेंगे बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला से। अगर आपको याद हो तो इंपीरिकल फॉर्मूला आया था CH, एक कार्बन है एक ही हाइड्रोजन है, तो इंपीरिकल मास 13 आएगा बेटा। कैंसल करोगे तो हमारे पास हमारा n फैक्टर आ जाएगा 2। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इंपीरिकल फॉर्मूला से, मेरे पास मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा बेटा C2H2, और C2H2 हमारी इथाइन गैस होती है बेटा। तो जिस वेल्डिंग गैस की यहाँ पे बात हो रही थी वो हमारी इथाइन गैस थी। काफी लेंथी क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और 5 मार्क्स में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर करना है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हम वो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आराम से कर पाएंगे। 8th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से CaCl2 और CO2 बनाने के लिए। नीचे रिएक्शन हमें दी हुई है बेटा बैलेंस्ड फॉर्म में। रिएक्शन एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजेस टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमें दी हुई है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molarity of HCl? हमें बताना है बेटा इस पूरी रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास हम यूज करेंगे अगर हम 25 मिलीलीटर HCl लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन 0.75 है। अब कुल मिला के बात इतनी है बेटा, इसकी अमाउंट हमें गिवन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट हमें निकालनी है। HCl की अमाउंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें बताई हुई है बेटा, तो इस अमाउंट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम हमारा क्वेश्चन जो है वो चेक करेंगे। आपको पता ही है बेटा, मैंने पहले भी बताया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में, और ऊपर बेटा मल्टीप्लाई में 1000। अब मोलैरिटी हमें यहां पे दी हुई है 0.75। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गिवन वेट मुझे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला से मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा। हाइड्रोजन का वेट 1 है बेटा, क्लोरीन का वेट 35.5 है, तो हमारे पास आ जाएगा 36.5। वॉल्यूम हमें दी हुई है 25 और ऊपर है बेटा 1000। तो यहां पे देखो 21 1 जा 21, ये 40 पे कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे पास W2 आ जाएगा बेटा 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड बाय 40। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 36.5, ये होगा हमारे पास 27.375, और उसे हमने डिवाइड कर देना है बेटा 40 से। तो जब हम उसे 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी बेटा 0.684 ग्राम। तो HCl की जो ये कॉम्प्लेक्स अमाउंट हमें दी हुई थी, ये एक्चुअल में इतनी अमाउंट है बेटा 0.684 ग्राम। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास कितना है तो वो कितने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अमाउंट मिल गई है, 70% क्वेश्चन तो अपना यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आप इस पे मोल कंसेप्ट वाली डेफिनेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो आप देखो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना रहा था कैल्शियम क्लोराइड, साथ में CO2 साथ में वाटर।
इसकी अमाउंट है बेटा हमें गिवन 0.684 ग्राम, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स दिए हुए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का वेट, कैल्शियम का वेट 40, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16 बेटा, 3 ऑक्सीजन है, टोटल वेट हो जाएगा 100 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था बेटा 36.5 ग्राम, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मोल्स हैं, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 73 ग्राम। तो अब देखो 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करता है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 100 बाय 73 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.684 ग्राम, तो हमारा 0.684 जो है बेटा वो 100 बाय 73 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.684 से, मेरे पास आ जाएगा बेटा 68.4, और उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 73 के साथ। 73 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है बेटा 0.936 ग्राम। तो अगर मुझे इतनी अमाउंट ऑफ HCl मिलेगी तो ये अमाउंट रिएक्ट करेगी 0.936 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टोक्योमेट्रिक यहाँ पे इन्वॉल्व है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है हमारा। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी by treating manganese dioxide with aqueous HCl according to reaction। हमें एक रिएक्शन दी गई है बेटा क्लोरीन बनाने के लिए, रिएक्शन आपके सामने है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो बेटा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है। पिछले क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन दी थी, हमें अमाउंट निकालनी पड़ी थी। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट गिवन है बेटा 5 ग्राम। तो आप देखो रिएक्शन है 4HCl MnO2 चेंजेस टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर MnCl2 और साथ में यहाँ पे क्लोरीन। इसकी अमाउंट हमें गिवन है 5 ग्राम, HCl की अमाउंट हमें निकालनी है। रिएक्शन को देखो बेटा, रिएक्शन में हमें HCl के मोल्स दिए गए हैं 4, मैंगनीज डाइऑक्साइड के मोल दिए गए हैं 1। अब 1 मोल का वेट कितना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको बेटा यहाँ पे मैंगनीज का एटॉमिक वेट जो है वो पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट अगर हमें मैंगनीज का पता है तो ही हम ये काम सारे का सारा जो है वो कर पाएंगे। तो मैंगनीज का एटॉमिक वेट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। मैंगनीज जो है बेटा वो आयरन से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो वेट होगा वो आयरन से थोड़ा सा कम होगा। अब आयरन का वेट जो होता है वो 56 होता है, तो इसका वेट जो होता है बेटा वो 55 होता है। मैंगनीज का एटॉमिक वेट जो होता है वो 55 होता है बेटा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 55 प्लस 32, सॉल्व करेंगे बेटा तो 87 ग्राम। HCl का हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 36.5, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 146 ग्राम बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो आएगा 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट कर रहा है 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करेगा 146 बाई 87 ग्राम के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है वो रिएक्ट करेगा 146 बाई 87 इंटू 5। फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 146 इंटू 5 ये हमारे पास होता है 730, और 87 नीचे डिवाइड में है। 730 को जब 87 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 8.39 ग्राम। तो अगर आपके पास 5 ग्राम MnO2 है तो उसके लिए आपको 8.39 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। ये हमारे पास हमारा 10th क्वेश्चन था बेटा। पिछले वाले कंपैरिजन में इजी है क्योंकि अमाउंट गिवन है,
वैसे दोनों ही क्वेश्चंस अपनी अपनी जगह पे काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, डिफाइन मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। 10th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 12th आ गया है बेटा, ध्यान से। 11th क्वेश्चन शायद स्किप हो गया है, तो वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे, उसके लिए हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाएगा। तो 12th क्वेश्चन है, डिफाइन मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको करवा रखी हैं बेटा बहुत अच्छे से। आपको पता है अकॉर्डिंग टू मास बनती है फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स बनती है सेकंड डेफिनेशन, और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बनती है बेटा थर्ड डेफिनेशन। वॉल्यूम वाली जो डेफिनेशन है वो सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगी, ऊपर वाली डेफिनेशन जो है वो आप किसी भी स्टेट पे अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा मास के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होगा वो होता है इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। अगर आप मास के अकॉर्डिंग 1 मोल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अगर आप उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट निकालोगे और आप उस सब्सटेंस की उतनी ही अमाउंट ले लोगे बेटा ग्राम्स में, तो वो 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, तो अगर आपने 12 ग्राम कार्बन यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो 12 ग्राम कार्बन जो होगा वो 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो अगर आपने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन बेटा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस will contain same number of particles, और वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल वर्ड में यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, और आयनिक भी हो सकता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे एटम्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सेम अगर मैं मॉलिक्यूल्स के लिए बात करूंगा तो एटम को मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दूंगा, आयंस के लिए बात करूंगा तो आयन से रिप्लेस कर दूंगा। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कितनी ही है बेटा। थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास वॉल्यूम वाली। अब जैसा मैंने बताया था, ये वाली डेफिनेशन सिर्फ गैसेस पे ही अप्लाई होती है बेटा। तो अब गैसेस पे अप्लाई करने के लिए आपको पहले कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है, एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन को हम एनटीपी कंडीशन भी बोल देते हैं बेटा। एसटीपी हमारे पास होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप इसे एनटीपी बोल रहे हो तो ये होगा हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी है चाहे एनटीपी है बेटा, दोनों के अंदर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। कंडीशन होती है, टेम्परेचर होता है हमारे पास 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है बेटा वो होता है 1 बार यानी कि 0.987 एटमॉस्फेरिक। तो ये हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मैं 1 मोल कैलकुलेट करता हूं किसी भी गैस का, तो 1 मोल में वॉल्यूम आएगी बेटा 22.4 लीटर्स, प्रोवाइडेड कि एसटीपी कंडीशंस ही होनी चाहिए। अगर कंडीशन आप चेंज कर देंगे तो ये अमाउंट भी चेंज हो सकती है बेटा। तो यही चीज हमें यहाँ पे मेनली याद रखनी है। तो ये हमारे पास हमारी 3 डेफिनेशंस हैं। ज्यादा जानकारी आप नोट्स में से भी कैरी कर सकते हैं बेटा, नेट पे भी देख सकते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। एक कंपाउंड है बेटा,
उस कंपाउंड में सोडियम भी है, सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है और बाकी जो बच गया वो ऑक्सीजन है। हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर लेंगे, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। हमारा जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, पता नहीं कितने हैं बेटा, फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना रही हैं। अब आपको मैं ये एग्जांपल देता हूं, सपोज करो हमारे मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन हैं, तो वो 10 के 10 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 5 पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन खर्च हो जाती है, तो इसका मतलब 10 हाइड्रोजन मिलके 5 मॉलिक्यूल ही बना पाएंगे। ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता इसमें कितने आ रहे हैं, पर जितने भी हाइड्रोजन आ रहे होंगे बेटा उससे आधे बन जाएंगे पानी के मॉलिक्यूल। तो जितने भी हाइड्रोजन आएंगे वो सारे हमने पानी के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देने हैं एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद हमें हमारे सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है बेटा। तो देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। सोडियम की परसेंटेज प्लस सल्फर की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन की परसेंटेज, ये सब मिलके 100% होना चाहिए। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए मुझे यहां से सोडियम, सल्फर और हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस करनी पड़ेगी। अब देखो सोडियम की जो परसेंटेज है बेटा वो हमें गिवन है यहाँ पे 14.18, सल्फर की परसेंटेज गिवन है 9.92 और हाइड्रोजन की परसेंटेज है बेटा 6.20। ये सारी मैंने यहाँ पे माइनस कर दी हैं, तो ऑक्सीजन की मेरे पास आ जाएगी 69.7%। ऑक्सीजन हमारे पास आ गया है बेटा 69.7%। तो अब देखो टेबल हमें बनाना पड़ेगा इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। सबसे पहले एलिमेंट सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर इनकी परसेंटेज, फिर अमाउंट बेटा, फिर एटॉमिक वेट, फिर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोलर रेशो और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे बेटा होल रेशो। तो देखो सोडियम की परसेंटेज हमें यहाँ पे गिवन थी बेटा 14.18%। हाइड्रोजन की परसेंटेज, सॉरी सल्फर की परसेंटेज हमें गिवन है 9.92%। हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें गिवन है बेटा 6.20% और ऑक्सीजन की हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी 69.7%। सबकी परसेंटेज हमें गिवन है। हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास हमारा जो कंपाउंड है उसका वेट 100 ग्राम है। तो अगर मैं 100 ग्राम एज्यूम करूंगा तो ये आ जाएगा 14.18 ग्राम, 9.92 ग्राम, 6.20 ग्राम और 69.7 ग्राम। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, सल्फर का बेटा 32, हाइड्रोजन का वेट है 1 और ऑक्सीजन का वेट है 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तो जब बेटा मैं 14.18 को डिवाइड करूंगा 23 से, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.61। सेम बेटा सल्फर में 9.92 डिवाइड बाय 32, तो जब मैं 9.92 को डिवाइड करूंगा 32 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.31। हाइड्रोजन बेटा 6.20 बाय 1, तो ये रहेगा 6.20। ऑक्सीजन के लिए मेरे पास आ जाएगा 69.7 बाय 16। तो इनको बेटा जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करके मेरे पास आ जाएगा 4.35। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए हैं सबके। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सल्फर की है बेटा। तो सल्फर वाली वैल्यू को मुझे सबसे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं मोलर रेशो फाइंड आउट कर सकूं। तो सबसे पहले 0.61 बाय 0.31, 0.31 बाय 0.31, 6.20 बाय 0.31, 4.35 डिवाइडेड बाय 0.31। ये देखो ये लगभग कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 पे।
ये कैंसिल होगा 1 पे, ये कैंसिल हो रहा है बेटा 20 पे, और ये हमारे पास कैंसिल होगा 4.35 डिवाइडेड बाय 0.31, तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा लगभग 14 पे। सारे के सारे मोलर रेशियो जो हैं वो होल नंबर में ही है, तो इन्हें एक्स्ट्रा कन्वर्जन की जरूरत नहीं है बेटा, ये होल रेशियो वाला स्टेप हम नहीं करेंगे। सोडियम हमारे पास आए हैं 2, सल्फर आया है 1, हाइड्रोजन आए हैं 20, ऑक्सीजन आए हैं 14। ये हमारे पास हमारे सॉल्ट का इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली खत्म हो जाता है, पर हमें इस क्वेश्चन में आगे और भी डेटा दिया हुआ था, तो वो डेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था बेटा कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे वाटर बनाने में यूज हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटा जितने भी हाइड्रोजन आएंगे उससे आधे पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो अगर हमारे पास 20 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 10 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। 10 पानी के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 20 हाइड्रोजन यूज होंगे और 10 ऑक्सीजन यूज होंगे बेटा। हाइड्रोजन तो मैंने 20 के 20 यूज कर लिए, ऑक्सीजन मैंने 10 यूज किए हैं, तो मेरे पास यहां पे बचेगा सोडियम Na2 सल्फर। ऑक्सीजन 14 में से 10 यूज हो गए हैं बेटा, 4 बचेंगे, साथ में 10 मॉलिक्यूल आ जाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बन जाएगा बेटा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन चुका है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखो बेटा हमारा 14th क्वेश्चन आ गया है। अब 14th क्वेश्चन है हमारा, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम है बेटा 29.11%, सल्फर है 40.51% और ऑक्सीजन है 30.38%। हमें सॉल्ट का इंपीरिकल फॉर्मूला जो है वो निकालना है। अब इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वही सबसे पहले टेबल बनाएंगे बेटा। सबसे पहले हमारे पास आएंगे हमारे एलिमेंट, फिर आएगी बेटा उनकी परसेंटेज, परसेंटेज से हम निकाल लेंगे अमाउंट, अमाउंट के बाद आएंगे इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट, फिर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे बेटा गिवन अमाउंट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, फिर हम निकालेंगे हमारी मोलर रेशो और मोलर रेशो निकालने के बाद फाइनली हम हमारी निकालेंगे बेटा होल रेशो। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अभी फाइंड आउट करनी है। देखो एलिमेंट है हमारे पास बेटा यहाँ पे सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। सोडियम की परसेंटेज है 29.11%, सल्फर है बेटा 40.51%, ऑक्सीजन है 30.38%। 100 ग्राम हमारा सॉल्ट एज्यूम करेंगे, 100 ग्राम एज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा 29.11 ग्राम, ये आ जाएगा 40.51 ग्राम और ये आ जाएगा 30.38 ग्राम। इनकी अमाउंट बेटा परसेंटेज से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है अगर आप 100 ग्राम कंपाउंड एज्यूम कर लेते हो तो। अब आप सभी को पता है जो हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक वेट है बेटा 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का हमारे पास वेट है बेटा 16। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखो गिवन वेट है भाई, एटॉमिक वेट में कर रहा हूं, तो जब मैं 29.11 को डिवाइड कर दूंगा बेटा 23 से तो मेरे पास आ जाएंगे 1.265 मोल्स। सिमिलरली सल्फर के लिए बेटा 40.51 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 32 से, डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर आएगा बेटा इसका भी 1.265। ऑक्सीजन के अंदर मैं डिवाइड करूंगा 30.38 को 16 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा लगभग 1.90 के आसपास। यही सबसे छोटा नंबर है बेटा, तो हम 1.265 से 1.265 को डिवाइड करेंगे। सोडियम के केस में भी यही होगा, सल्फर के केस में भी यही होगा। ऑक्सीजन के केस में बेटा यहाँ पे 1.90 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.265 से। इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको भी डिवाइड करेंगे 1। 1.90 को जब अपन डिवाइड करेंगे 1.265 से तो हमारे पास आएगा बेटा 1.5 के आसपास। अब देखो
यहाँ पे 1.5 है, फ्रैक्शनल नंबर है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 2 सोडियम, 2 ही सल्फर और 3 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हमारे सॉल्ट का इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, बन जाएगा बेटा सोडियम थायोसल्फेट। तो ये था हमारे पास हमारा 14th क्वेश्चन। अब आपको याद है बेटा 11th क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था, तो वो हमारे पास ये क्वेश्चन था। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा लिखा हुआ है मैंने साफ साफ वहां पे, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं बेटा जिसमें हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वही बेटा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल आना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेंजेस टू 2 अमोनिया, बैलेंस कर रहा हूं बेटा, यहां पे 3 लगा दिया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वेट है 28 ग्राम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट है 2 ग्राम, टोटल हो जाएगा 6 क्योंकि 3 मोल्स हैं बेटा। अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट होता है 17, 14 होता है नाइट्रोजन का और 3 होता है बेटा हाइड्रोजन का, 3 एटम्स के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल वेट है 34। लेफ्ट में चेक करो 28 और 6 बेटा 34, राइट में चेक करोगे तो भी 34। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, यही हमारे पास हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो इसमें हम बोलते हैं बेटा आप कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाते हो, उस केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट हम यूज करते हैं वो एलिमेंट हमेशा फिक्स रेशो में ही कंबाइन होंगे, और फिक्स रेशो उनकी रहेगी बेटा, अगर आप रेशो चेंज करोगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के मैंने 3 तरीके बताए हैं, सॉरी CO2 को बनाने के मैंने 3 तरीके बताए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो, या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दो, तीनों के अंदर CO2 फॉर्म हो रही है। अब चाहे CO2 आप पहले मेथड से फॉर्म करो, चाहे दूसरे से, चाहे तीसरे से बेटा, इन सभी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो फिक्स है। वो रेशो हमने बाय मास निकालनी है। कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, रेशो आ जाएगी बेटा 3:8। तो ये हमारे पास CO2 के लिए आंसर आ जाएगा बेटा। सेकंड के बाद था हमारे पास थर्ड हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो थर्ड देखो बेटा, when two elements combine to form 2 or more chemical compounds, then the masses of the element which combined with each other in a fixed mass bear a simple ratio। यानी कि जब हम दो एलिमेंट्स को पकड़कर ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे बेटा, एक तो मैंने ये वाला कंपाउंड बना दिया सपोज करो, एक मैंने ये वाला कंपाउंड बना दिया, तो जब आप दो एलिमेंट्स को यूज करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो तो उसमें बेटा एक एलिमेंट जो होता है वो अपनी फिक्स रेशो में रहेगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा बेटा वो उसके मल्टीपल रेशो में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सल्फर का एग्जांपल दिया हुआ है, SO2 भी है और SO3 भी है। SO2 में कंबाइनिंग रेशो है 32 इंटू 32, SO3 में बेटा 32 इंटू 48। तो एक ने तो अपनी रेशो जो है वो सेम रखी, दूसरे ने बेटा मल्टीपल्स में चेंज कर ली है, 16 के मल्टीपल्स में, 16 2 32, 16 3 48। तो ये हमारे पास हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसमें आप एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल भी ले सकते हो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाती हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब पहले वाले कंपाउंड में रेशो है बेटा 14:16, दूसरे वाले में 28:16, थर्ड में 14:32, 28:48, 28:80। अगर आप इसे सिंपल रेशो में निकालोगे तो हमारे पास आएगा 7:8,
7:4, 7:16, 7:12 और 7:20। तो आप देखोगे इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की रेशो सेम है बेटा, 7:7 चेक कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन की रेशो चेंज हो रही है हर एक कंपाउंड में, और वो भी मल्टीपल्स में। ध्यान से देखो बेटा, 4 का मल्टीपल है, पहले 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस में एक एलिमेंट अपना फिक्स रखेगा बेटा रेशो, और दूसरे का मल्टीपल्स में चेंज होगा, इसलिए लॉ का नाम है मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फाइनली हम आएंगे हमारे लास्ट लॉ पे। लास्ट लॉ है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसमें हमने 3 एलिमेंट का जो है वो कंसीडर करने हैं। जैसे मान लो मैंने 3 एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ए, बी और सी। ए और बी को कंबाइन करके कंपाउंड बनाना है बेटा, कंपाउंड 1। बी और सी को कंबाइन करना है, कंपाउंड 2। ए और सी को भी कंबाइन करना है, कंपाउंड 3। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, ए जिस रेशो में बी के साथ कंबाइन हो रहा है उसी रेशो में ए सी के साथ कंबाइन होगा। मतलब मैटर नहीं करता कि हम बी के साथ कंबाइन करवा रहे हैं या सी के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, ए की कंबाइनिंग रेशो जो होगी बेटा वो सेम रहेगी। या तो ए की कंबाइनिंग रेशो सेम रहती है या मल्टीपल्स में चेंज होती है बेटा। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, इन तीनों को हमने कंबाइन किया। कार्बन हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके बना रहे हैं बेटा CO2। यहां पे हमारे पास रेशो है 12:4 यानी कि 3:1। यहां पे रेशो है 12:32 यानी कि 3:8। यहां पे रेशो बेटा 2:16 यानी कि 1:8। तो आप चेक करो, ऑक्सीजन की रेशो हाइड्रोजन के साथ भी 8 है बेटा, कार्बन के साथ भी 8 है, सेम रेशो। कार्बन की रेशो हाइड्रोजन के साथ 3 है, कार्बन की रेशो ऑक्सीजन के साथ भी 3 है। तो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो हमेशा सेम रेशो में या उसके मल्टीपल में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने हमारे पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। 2 पार्ट्स में हमने ये क्वेश्चन किए हैं बेटा। पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस सभी सब्जेक्ट्स के आपको बेटा इस चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।